छात्रों नमस्कार। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं की बात करें तो पार्ट 1 से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया हूं। पक्का इनमें से आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे 100%। पहला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। मालूम सबको है लेकिन कानून सबूत मांगता है, ठीक है। तो कानून बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। आपने बोला माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। आप उल्टे चले, आपने क्या बोला कि करनी 5 क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तब क्या होगा भैया, करनी 5 को आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो। परिमेय संख्या है तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, जहां हर मतलब एस बराबर नहीं है 0 के। क्लियर हो गया। माना ये आर व एस में एक के अतिरिक्त, माना आर व एस में एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या भी उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है। उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है, ठीक है। तब उस संख्या से भाग देने पर, कहने का क्या मतलब है कि भैया आर और एस एक के अलावा और भी कोई संख्या से कट रही है, तब उस संख्या से काटने पर, काट लें तो 5 करनी का किससे, मान लो इसको आप 2 से काट रहे हो तो 2 से आर कटा मान लो ए बार, 2 से एस कटा बी बार। अब मेरे हिसाब से समझ आ गया, क्लियर हो गया। जैसे ही आगे भाग, आपने बोला कि और कोई गुणनखंड है तो बोले गुणनखंड है तो काट दो इनको। काटा तो क्या आ गया, ए बटे बी, तिर्यक गुना कर दो। बी का गुना तो ये हो गया, बोलो आपका करनी 5 गुणित बी बराबरी से ए, हो गया तिर्यक गुना। वर्ग करने पर तो वर्ग बेटा हमेशा दोनों पक्षों का इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर वर्ग हुआ करनी 5b पूरे का वर्ग, इधर का पक्ष a का वर्ग। वर्ग से 5 के ऊपर की करनी कट गई, 5 बाहर आ गया और b पे वर्ग चढ़ गया, बराबरी से a का वर्ग, ठीक है। अब देख लो, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब कौन सा प्रमेय, प्रमेय 1.3 से अगर 5 a वर्ग को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। यदि 5 a वर्ग को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब 5 a का गुणनखंड है। क्लियर। क्या है ये प्रमेय, प्रमेय 1.3 बोलता है, मान लो कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर रही है। मान लो 5 10 के वर्ग 100 को विभाजित करी, मतलब 5 का भाग जा रहा है किसमें, 100 में, तो 5 इस संख्या को विभाजित करेगी, तो इस संख्या मतलब 10, तो 5 का भाग 10 में भी जाएगा। ये बोलता है ये प्रमेय। आ गई बात समझ। 5 a वर्ग को विभाजित करेगा तो 5 a को विभाजित करेगा, 5 10 के वर्ग को विभाजित करेगा तो 5 10 को विभाजित करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब 5 a का गुणनखंड है, विभाजित करेगा, अर्थात 5 a का गुणनखंड है, ठीक। यहां तक आ गई बात समझ। अब माना a का और कोई मान मान ले 5 के साथ एक अन्य पूर्णांक, ठीक है। माना जहां c क्या है, पूर्णांक,
यह मान समीकरण में रखने पर a का मान कहाँ रख दो? समीकरण में। ठीक रखो। 5b का वर्ग बराबरी से a का वर्ग मिला, a की जगह क्या रख दूं मैं? 5c का वर्ग। 5b का वर्ग, 5 का वर्ग पचम 25, ये हो गया c का वर्ग। 5 एकम 5, 5 से इसको काटा तो b का वर्ग बराबरी से 5c का वर्ग हो गया। मैं इसको इधर ले आऊं, b को इधर, तो 5c का वर्ग इधर आ गया, b का वर्ग इधर, पलटा दिया दोनों को। ठीक है, अब फिर वही यहां पर देखो, 5a वर्ग को विभाजित कर रहा था तो 5a को विभाजित कर रहा था, 5b वर्ग को विभाजित करेगा मतलब 5b को भी, पुनः 5b वर्ग को विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अर्थात 5b का भी गुणनखंड है। ठीक, मतलब 5a का भी गुणनखंड है, 5b का भी गुणनखंड है, लेकिन आपने तो संख्या को काट ली थी ना भाई। ठीक है, उस संख्या से भाग देने पर a और b ला लिया था। अब आपने बोल दिया था कि a और b कैसे हैं? सह अभाज्य है, मतलब इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा। तो भैया इसमें तो भाग जा रहा है ना, किसका? a में गया 5 का, b में भी गया 5 का, अर्थात 5a तथा b दोनों का गुणनखंड है। ठीक है, किंतु हमने तो a तथा b को सह अभाज्य माना था, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए करनी 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? करनी 5 अपरिमेय संख्या है, एकदम सरल रूप में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्या है दूसरा प्रश्न? देखिए, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, हल किया। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उस संख्या के गुणनखंड में 5 आता है। अपने शब्दों में बड़ा अच्छा समझा रहा हूँ बेटा, देख लो। आप देख लो, कोई भी, जैसे कोई संख्या 0 वाली, 20 के टुकड़े करो, 4 पंचे 20, मतलब देखो क्या आना तय है? 5। कोई भी संख्या 0 वाली 5 से विभाजित होगी तो उस संख्या के गुणनखंड में 5 आना चाहिए। अब 6 की घात n लिया, बराबरी से 6 के टुकड़े करो, 2 तिया 6 पूरे की घात n, 2 तिया 6 पूरे की घात n। बोलो 6 के टुकड़े में 5 आया क्या? नहीं, बस। जबकि 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः संख्या 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त
नहीं होगी। आ गया ना समझ। अब आप देख लो, 6 के घात कितनी भी लगा दो शून्य नहीं आएगा। मतलब 6 की घात आप 25 लगा दो, 6 की घात 500 लगा दो, 6 की घात 2 लगा दो, 6 की घात 3 लगा दो, 6 की घात 7, कुछ भी कर दो, आने वाली संख्या का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। कारण क्या है? इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। अगला प्रश्न, दर्शाइए कि, क्या दर्शाइए भाई? क्या दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q3 4q3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है? 4q1 4q3। ठीक है, हल किया, माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब क्या होगा भैया? अरे भाई मान लो ए एक ऐसी संख्या है जिसमें हमको किसी का भाग देना है। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ। तब तथा b बराबर है 4। 4 क्यों लिया? क्योंकि प्रश्न में बेटा देखो आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4। ठीक है, तब b बराबर है 4, मतलब आपको a में 4 से भाग देना है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए, आप किसी भी संख्या में भाग देते हो तो शेषफल हमेशा कैसा रहता है? बताइए ना। शेषफल हमेशा कैसा रहता है? भाजक से छोटा। कैसा रहता है? भाजक से छोटा। एक उदाहरण के लिए, आपने 5 का भाग दिया किसमें? 18 में। 5 तिया 15, कितना शेषफल बचा? 3। तो कहने का ये मतलब, ये जो शेषफल आएगा बेटा, ये इससे हमेशा छोटा रहेगा। अगर बराबर या बड़ा रहेगा तो आप और पहाड़ा नहीं पढ़ दोगे। क्लियर? आ गई बात समझ? ठीक, भाजक क्या है? 4। तब संभावित शेषफल आपके क्या होंगे? तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलेगा कि भाई r जो रहता है आपका शेषफल, जबकि 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है r, और r से बड़ा क्या रहता है? भाजक 4। क्लियर? आ गई बात समझ? मतलब जो शेषफल है वो तो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन शेषफल हमेशा 4 से छोटा रहेगा। क्लियर हो गया? तब आपका, तब संभावित शेषफल, तब संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। अगर संभावित शेषफल 4 हुआ भैया तो आपका 4 से और डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि इस सवाल में 4 है आपका बी। ठीक है, अर्थात हिंदी जैसे है बेटा प्रश्न, संख्याओं ए के गुणनखंड, संख्याएं ए के गुणनखंड कैसे होंगे? बोलो। 4q शेषफल अगर 0 रहा तो संख्याएं क्या हो सकती है? 4q। शेषफल अगर 1 रहा तो 4q1 भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल लिख रहा हूं मैं। भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबरी से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के रूप में होगा। ये रूप होंगे ए के। ठीक है, जहां q भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जहां q भागफल है, भागफल है। ठीक है, अब इसमें भी देख लो, 2 और 0 तो कैसे हो गए? सम हो गए, तो विषम क्या बचे? ठीक, बस उतना सा लाइन लिख दो। क्लियर हो गया? जबकि 4q एवं 4q2, देखो सम संख्या होने के कारण 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगी? सम होगी। ठीक है, इसलिए विषम रूप
इसलिए विषम रूप 4q-1 एवं 4q-3 ही होगा। क्लियर, आ गई बात समझ। अगला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17, 23, 29 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल किया। सबसे पहले लिखो 17 के टुकड़े, आपको पता है 17 में सिर्फ 17 का भाग जाता है, तो इसके टुकड़े क्या हो गए 17 गुणित 1। दूसरी संख्या क्या है 23 में भाग दिया तो 23 का ही जाएगा, सबको पता है। 23 एकम 23। अरे यार, ये देखो 23 में भाग देना है किसका 23 का। 23 एकम 23 क्या आ गया 23 गुणित 1। अगली संख्या क्या है बोलो 29, किसका भाग दिया 29 एकम 29। 29 एकम 29 हो गया। अब HCF क्या होता है, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड। अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो HCF बोलो सब में क्या है गुणनखंड कॉमन 1 1 1, HCF हो गया 1। LCM का क्या सूत्र होता है, सभी गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुना। सभी गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुना। तो सभी गुणनखंड क्या क्या है, तो LCM बोलो सभी गुणनखंड क्या क्या है 17 है, 23 है, 29 है। एक को भी लिख लो, उसका कोई मतलब नहीं, पर 17, 23, 29 का जब हम गुना करेंगे तो 11,339 आपका क्या आ जाएगा LCM। इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न फिर आ गया भैया एक करने वाला, अपरिमेय संख्या वाला। क्या बोल रहा है प्रश्न, दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर से वही माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। 3 करनी 2 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। जैसे ही परिमेय संख्या है तब 3 करनी 2 को आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर लो भाई, आपको मन में जो आए वो कर सकते हैं। तो आपके मन में क्या आ रहा है, बोलिए क्या आ रहा है। ये 3 को यहां से मैं क्या कर दूं, इधर ला लूं, तो गुणित वाला कहाँ आएगा, भागित में। इसको लाने से क्या होगा, इधर सिर को बचेगा करनी 2 A बटे 3B। अब देख लो यहां AB3 पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक है। जब अंश और हर में पूर्णांक रहते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, परिमेय। तब A बटे 3B परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये पूर्णांक है। पूर्णांकों से मिलकर ये बनी संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या, तब परिमेय के बराबर करनी 2 भी क्या होगी, परिमेय। तब करनी 2 भी परिमेय संख्या होगी, तब करनी 2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु करनी 2 तो अपरिमेय सिद्ध है ना भाई, अपरिमेय सिद्ध है, इसीलिए उससे मिलकर बनी 3 करनी 2 भी अपरिमेय होगी। बस इतना सा सवाल था, कितना सरल। अगला प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते, जबकि इसी दौरान एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान, एक ही दिशा और एक ही समय से चलते, तो कितने समय बाद वो पुनः चलेंगे। प्रश्न क्या है बेटा, एक खेल का मैदान है, ठीक है, यहाँ पर पहले कौन चलना चालू हुआ, मान लो जो एक ही समय पर चल रहे, एक चल रही है सोनिया
और एक चल रहा है रवि। वो एक चक्कर में लगाने में सोनिया को पूरा राउंड लगाने में कितनी देर लग रही है? 18 मिनट सोनिया को, और रवि को 12 मिनट। रवि का कितना हो गया? 12 मिनट। मतलब जल्दी कौन पहुंच रहा है? रवि। भाई रवि यहाँ एक चक्कर लगा लिया, तब तक हो सकता है सोनिया यहाँ कहीं रही हो। तो बोले ऐसे राउंड लगाते रहेंगे तो वो कितनी देर बाद वापस इस स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, लिखेंगे सोनिया द्वारा लगा समय, सोनिया द्वारा लगा समय बराबरी से सोनिया द्वारा कितना है? 18 मिनट। रवि द्वारा लगा समय, रवि द्वारा लगा समय, रवि द्वारा लगा समय बोलो कितना है? बराबरी से 12 मिनट। ठीक, तब आपको इतना तो पता है बेटा कि ये 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे ना। वो 18 मिनट से तो पहले मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि जब 18 मिनट में वो यहाँ पहुंचेगी तब तक रवि फिर आगे। मतलब साफ है कि जो संख्या आएगी वो इन दोनों से बड़ी आएगी। तो इन दोनों से बड़ी आएगी एलसीएम, एचसीएफ नहीं, समझ लो। अरे ये 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि सोनिया का पहले ही चक्कर तो 18 मिनट में हो रहा है। ठीक है ना, तो ये तो पक्की बात है कि ये 18 मिनट बाद मिलेंगे। तब 18 व 12 का एलसीएम लेने हेतु ले लो भाई। बोलो 18 के टुकड़े तो आपको पता है 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो गए। 12 के टुकड़े 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। एलसीएम का क्या सूत्र होता है? एलसीएम का सूत्र होता है क्या? सभी गुणनखंडों की बड़ी बड़ी घातों का गुना। तो 2 का वर्ग बड़ी घात 2, 3 की बड़ी घात 2, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 नाम 36। कितने मिनट बाद मिलेंगे वो? 36 मिनट बाद। ठीक।